हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स का यह हमारा एपिसोड नंबर 26 है, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहां पर दुनिया के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज की गई है। जो यह कैलेंडर है, यह कैलेंडर लगभग 13,000 साल पुराना है और यह कैलेंडर जो तुर्की में एक साइट है जिसका नाम है गोबेकली टेपे साइट। तो गोबेकली टेपे साइट पर इस कैलेंडर की खोज की गई है। तो ये जो साइट है, इस साइट का विकास लगभग 9600 से 8200 ईसा पूर्व के बीच जो वहां के शिकारी संग्राहक थे उनके द्वारा किया गया था। और ये जो गोबेकली टेपे साइट है, ये दुनिया की सबसे पुरानी मानव निर्मित संरचना है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ये गोबेकली टेपे साइट है, इसका संबंध तुर्की राज्य से है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किस राज्य ने मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। तो हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में जितने भी अपंजीकृत मंदिर हैं, जितने भी अपंजीकृत मठ और धार्मिक ट्रस्ट हैं, उन सभी के पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। तो इसके पंजीकरण अनिवार्य करने से क्या मतलब परिवर्तन आएगा? तो परिवर्तन ये आएगा कि जितने भी ये मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्ट हैं जो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनके पास जितनी भी अचल संपत्ति होगी, तो ये अचल संपत्ति की जानकारी बिहार में राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड है, तो यह जानकारी इस बोर्ड को देनी पड़ेगी। बोर्ड का नाम है बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड। तो जो ये मठ, मंदिर और जितने भी धार्मिक ट्रस्ट हैं, इन सभी को इनके पास जो भी अचल संपत्ति है, इस अचल संपत्ति की जानकारी बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड को देनी होगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आईएनएस अरिहंत है। यह भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसका जो विकास किया गया था वह 2018 में किया गया था और 2018 में ही ये नौसेना में शामिल कर ली गई थी। लेकिन ये हाल ही में चर्चा में क्यों रही? क्योंकि हाल ही में जो भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है उसका विकास किया गया है, जिसका नाम है आईएनएस अरिघाट। ये भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसका निर्माण विशाखापट्टनम में एक भारतीय नौसेना का जहाज निर्माण केंद्र है वहां पर किया गया है। और यह जो आईएनएस अरिघाट है, यह टारपीडो, बारूदी सुरंग और भी बहुत सारे जो परमाणु हथियार होते हैं उनको ले जा सकने में सक्षम है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है आईएनएस अरिघाट ये भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है और जो आईएनएस अरिहंत है ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। तो हमें नाम ध्यान रखना है। ये 2018 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था और यह अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जियो पारसी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो हम पहले बात करेंगे कि जियो पारसी योजना की शुरुआत
कब हुई थी, क्यों हुई थी और उसके बाद में यह चर्चा में क्यों है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2013। तो जियो पारसी योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी और इस योजना की शुरुआत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि पारसी समुदाय में जो जनसंख्या घट रही थी, तो उस जनसंख्या के घटने की प्रवृत्ति को कम करना था। साथ ही जो वहाँ की आबादी थी, जनसंख्या थी, उनमें स्थिरता प्राप्त करने के लिए ये इस उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। साथ में इस योजना के तहत यह भी कहा गया कि जो पारसी समुदाय के लोग हैं उनकी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और साथ ही जो पारसी दंपत्ति हैं उनको बच्चे पैदा करने के लिए नगद सहायता भी प्रदान की जाएगी। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? तो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, जिनका नाम है किरण रिजिजू ने, तो उन्होंने क्या किया है कि जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह पोर्टल जो है जितने भी पारसी समुदाय के लोग हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और जो इन्होंने आवेदन किया उसकी स्थिति जानने के लिए और जो इनको लाभ मिलने वाला है उसकी स्थिति जानने के लिए यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और साथ ही जो वित्तीय सहायता की जा रही है तो वो भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा सकेगी। तो चर्चा में इसलिए रहा था कि हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है और यह लॉन्च किया गया है जो वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू के द्वारा। तो जियो पारसी योजना की जो शुरुआत हुई थी वह 2013 में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करेंगे अगले प्रश्न पर कि फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जो फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन है यह विकसित किया गया। तो ये अभी चर्चा में क्यों रहा? तो चर्चा में इसलिए रहा कि जो फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन है इसका जो पहला संस्करण था वह शुरू किया गया था 17 अगस्त 2023 को सॉरी। लेकिन अभी हाल ही में जो इसका दूसरा संस्करण है फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का जो दूसरा संस्करण है वो अभी हाल ही में शुरू किया गया है, इसीलिए यह चर्चा में रहा है। जो ये फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि जो देश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है उससे संबंधित जानकारी प्रदान करना, साथ ही जनता तक वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक जो बाढ़ के पूर्व अनुमान है उनको प्रसारित करना ताकि जो बाढ़ से जान माल की हानि होती है उससे बच सकें। और जो यह ऐप है यह ऐप वर्तमान में 2 भाषाओं में जानकारी प्रदान कराता है। वो 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों में यह जो एप्लीकेशन है जानकारी को प्रदान करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, जिन्हें हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगस्त 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट सूचीबद्ध किया गया है? तो बता दें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 85। तो इससे पहले जो अभी हाल ही में 3 रामसर स्थल की घोषणा की गई है, जिसमें से 2 तमिलनाडु में है और 1 मध्य प्रदेश में है। जो तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु में एक नांजा रायन पक्षी अभ्यारण्य है, और जो एक है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, और जो मध्य प्रदेश में है ये तवा जलाशय, जिनको हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। इनकी घोषणा से पहले भारत में रामसर स्थल 82 थे, और 3 घोषणा होने के बाद जो कुल रामसर स्थल हैं वो 85 हो गए। बता दें, जो भारत का पहला रामसर स्थल था वह था चिल्का झील, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी हाल ही में लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी गई है। जो इसके अन्य ऑप्शन है जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, जहां पर देश का पहला AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और असम में हाल ही में जो टाटा है वो सेमी कंडक्टर प्लांट बनाना शुरू किया है, और कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर स्थापित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में ED के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राहुल नवीन, जिन्हें हाल ही में ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल नवीन। जो अन्य विकल्प हैं मनोज मित्तल, तो मनोज मित्तल को सिडबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और जो संजय शुक्ला हैं इन्हें राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, और जो ये आनंद कुमार हैं इन्हें दक्षिण कोरिया के द्वारा पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय रेलवे ने वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोगों को देना है। जो प्रश्न है कि हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हुआ है, वे कौन थी? जिसके विकल्प हैं खिलाड़ी, अभिनेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है। तो दोस्तों यह मेरी आज की क्लास थी। अगर मेरी यह क्लास आपको ठीक लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।